हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर जून 2021 से दिसंबर 2021 यानी पूरे 7 महीने के करंट अफेयर हम डिटेल में कवर करेंगे। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। मैं एक अनुभवी करंट अफेयर्स शिक्षक हूँ जो 7 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या स्टैटिक जीके तो आपको हमारे मोबाइल ऐप पर आना होगा जहाँ पर मेरा कोर्स अवेलेबल है। इतना ही नहीं, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, कांस्टेबल, या वहाँ पर जो यूपी टीईटी टीचर रिक्रूटमेंट होता है, यूपी पीसीएस और जो अन्य राज्य के एग्ज़ाम जिनमें यूपी के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए वीडियो को अब फटाफट शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा पुलिस स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया? देखिए, जो हमारा गृह मंत्रालय है ना, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो एक लिस्ट निकालता है। ये लिस्ट बताती है कि भारत के बेस्ट 10 पुलिस स्टेशन कौन से हैं। तो पूरे इंडिया का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन, जो कि दिल्ली में है। और आप देख सकते हैं जो टॉप 10 हैं इनमें से यूपी का कोई भी नहीं है। तो यूपी का कोई भी पुलिस स्टेशन टॉप 10 में तो नहीं आ पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बेस्ट है वो है मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन। ये सिद्धार्थनगर जिले में आता है। ठीक है, मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन सिद्धार्थनगर जिले में आता है। अब हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय करवाता है? ये हमारा हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कराता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ये 6ठी बार हुआ था, 6th टाइम हुआ था 2021 में। तो 5वीं बार लगातार इंदौर भारत का सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर डिक्लेयर किया गया ऑल ओवर इंडिया। इंदौर मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा। तो यूपी का कैसा परफॉर्मेंस रहा, आइए देखते हैं। जो हमारे राज्य हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है छोटे राज्य। छोटे राज्य का मतलब ये है जहां पे 100 से कम नगर निगम है, यानी कि 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है। और बड़ा राज्य है वो जहां पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा हैं। और ऑब्वियसली यूपी एक बड़ा राज्य है। इनफैक्ट जनसंख्या के हिसाब से तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप देख सकते हैं कि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर रहा। बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा, छोटे राज्यों में झारखंड नंबर 1 रहा। तो यूपी ने फिनिश किया 6th अमंग दो स्टेट्स जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा हैं। अब कुछ इंडिविजुअल अवार्ड्स देखते हैं। तो यूपी को कई अवार्ड मिले। जैसे अगर आपसे पूछें यूपी का सबसे साफ शहर कौन सा है, तो आंसर है लखनऊ। लखनऊ पूरे इंडिया में 12वें नंबर पे रहा और यूपी में पहले नंबर पे रहा। गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें वाराणसी पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा, यानी वाराणसी गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं उनमें बेस्ट रहा। ये स्वच्छ सर्वेक्षण में बताया गया। फिर लखनऊ को 2 पुरस्कार और मिले। एक तो बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक। सिटीजन फीडबैक में बेस्ट राजधानी रहा लखनऊ। और गार्बेज फ्री सिटी भी डिक्लेयर किया गया इसको। ठीक है, लखनऊ को गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड भी मिला। मेरठ की बात करें तो मेरठ को 10 से 40 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में फास्टेस्ट मूवर का अवार्ड मिला। फास्टेस्ट मूवर मतलब होता है सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जिसने किया। 10 से 40 लाख वाली आबादी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल के मुकाबले मेरठ ने, यानी फास्टेस्ट मूवर रहा। और गाजियाबाद को इसी श्रेणी में 10 से 40 लाख वाली आबादी में बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिला। नोएडा भारत का सबसे साफ मध्यम श्रेणी का शहर रहा। यहाँ पे मीडियम सिटी का मतलब है जिसकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच में है, उसमें नोएडा। और नोएडा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू करा है जिससे जो कॉमन सिटीजन है यानी उत्तर प्रदेश का आम नागरिक वो सरकार के साथ एंगेज कर सकता है, सरकार की विभिन्न योजनाएं उनके बारे में जानकारी ले सकता है और सरकार भी इस पोर्टल के थ्रू नागरिकों तक अपनी बात पहुंचा सकती है। तो ये पोर्टल 26 जुलाई 2021 को लॉन्च किया था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने। और ये है माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल। तो आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना शुरू की गई। इसमें कितना अमाउंट पर मंथ दिया जाता है? तो देखिए, ये बेसिकली योजना वो है उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता जो हैं कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हो गई।
राइट। तो उन बच्चों का ख्याल उत्तर प्रदेश की सरकार रखेगी और ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपये महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आंसर है 4,000 रुपये महीना। और इस योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये मासिक वित्तीय सहायता होगी 4,000 रुपये, जो बच्चे के गार्डियन या केयर टेकर को दिया जाएगा जब तक बच्चा जवान यानी 18 साल का नहीं हो जाता तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो पॉलिसी आई थी उसके तहत इनका राजपाट इनसे छिन गया था, किंगडम छिन गया था, और इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि रानी लक्ष्मीबाई के वकील कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे, इनका नाम था जॉन लैंग। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके बारे में जिक्र किया था मन की बात में। उन्होंने ये कहा कि जॉन लैंग जो हैं ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे जो झांसी की रानी के वकील थे। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सांस्कृतिक रिश्ता जो है वो दिखाता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया था? तो याद रखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना क्या है? इसमें एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं हर घर में, जिससे जो महिलाएं हैं वो चूल्हे या कोयला या लकड़ी जलाने का इस्तेमाल ना करें, जिससे प्रदूषण होता है। और वैसे भी भारत को नेट ज़ीरो बनना है, कब तक? 2070 तक, यानी हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ये कॉप 26 में कहा था। कॉप 26 ग्लासगो शहर में हुआ था, स्कॉटलैंड के। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पंच अमृत की बात की। उन पंच अमृत में से एक था कि हमें नेट ज़ीरो 2070 तक बनना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री मोदी ने महोबा जिले से शुरू की थी। तो आंसर है महोबा। ये दूसरा चरण था इसका। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उज्ज्वल योजना है वो कब शुरू करी थी, तो उसका पहला चरण यानी पहली बार जब शुरू करी थी तो 1 मई 2016 को शुरू करी थी। कहाँ से? बलिया से। बलिया आप जानते हैं, जो पूर्वांचल है, ईस्टर्न यूपी, वहाँ पे आता है बलिया। तो वहाँ से शुरू करी थी और दूसरा चरण महोबा से शुरू किया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काकोरी कांड था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? देखो, काकोरी जो जगह है ये लखनऊ में आता है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है। लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी, वहाँ पे ट्रेन लूटी गई थी, जिसको कई बार काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। लेकिन काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी वर्ड इसे अंग्रेजों ने दिया था। हमारे लिए तो वो एक पॉजिटिव चीज़ थी, इंडिया के लिए तो, राइट। तो हम उसे अब से कहेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन हम उसे कहेंगे, ना कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी या काकोरी कांड वगैरह, ये सब नहीं। इतना ही नहीं, काकोरी शहीद स्मारक जो है वो भी है लखनऊ के पास। तो यहाँ पे 9 अगस्त के दिन, 9 अगस्त 2021 को एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे ये घोषणा करी थी। और काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और आप जानते होंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन्होंने ये प्लान किया था ये कि ट्रेन लूटी जाएगी। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती और भी बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल वगैरह, बनवारी लाल, उन सब ने फिर फाइनली इसको अंजाम दिया था। इनफैक्ट राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी भी दी थी इस ट्रेन को लूटने की वजह से। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी हो गई थी। अभी अभी एक पोर्टल शुरू करा है योगी आदित्यनाथ जी ने, जिसमें जो हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों की उनकी जो कौशल विकास है वो किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेल्थ वॉरियर पोर्टल। हेल्थ वॉरियर पोर्टल। तो इन्हें हम हेल्थ वॉरियर कहते हैं, योद्धा कहते हैं, कोविड वॉरियर भी कहते हैं कई बार। तो हेल्थ वॉरियर पोर्टल लॉन्च किया, इसमें हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग जो है वो हो पाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान ये शुरू किया गया यूपी में। इसमें कितने वॉलंटियर हैं जिनकी ट्रेनिंग होगी? ये भी योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था।
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान, इसमें 2 लाख जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। टोटल जो लक्ष्य रखा है वो है 2 लाख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका एक स्टैचू इनॉग्रेट करा, राइट? तो ये इनॉग्रेट किया गया था लखनऊ के योजना भवन कॉम्प्लेक्स में। इनका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा। और इनके ऊपर एक किताब जो है वो भी रिलीज़ की गई थी। जो बहुगुणा है, इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 को, पौड़ी जो उत्तराखंड है वहाँ पे हुआ था। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें इन्होंने जो इलाहाबाद, आज जिसे प्रयागराज कहते हैं, तो उसके जो यूथ हैं उनको लीड किया था। और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक बार 1973 से 1974 और एक बार 1974 से 1975। 2 बार ये मुख्यमंत्री थे। तो इनका जो स्टैचू है वो इन्होंने उसका विमोचन किया, अनावरण किया, हेमवती नंदन बहुगुणा का, याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, एक चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा जो है उसके अब 100 वर्ष पूरे हो गए थे। तो उसी की सेंटेनरी पे भी ये चौरी चौरा सेंटेनरी मतलब होता है जब किसी के 100 साल हो जाएं, तो एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था लखनऊ के योजना भवन कॉम्प्लेक्स में। 15 अगस्त 2021 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, ये हमारी 74th एनिवर्सरी थी 2021 में। और इस साल यानी 2022 में हमारी 75वीं एनिवर्सरी होगी हमारी आज़ादी की। तो उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस मैन हैं जिन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री मिला? प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री, तो ये 3 पदक होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री, ये मिला था 9 पुलिसमैन को, तो आंसर है 9। फिर एक होता है प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यानी विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, ये मिला था 4 को। और फिर एक होता है प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, ये मिला था 73 पुलिस पर्सोनेल को, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए 73, डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए 4 और गैलेंट्री के लिए, शौर्य के लिए 9 पुलिस वालों को ये पदक दिए गए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक नया ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये सहारनपुर में ओपन होगा, लेकिन सहारनपुर में कहाँ? तो इस जगह का नाम है देवबंद। देवबंद है ये। यहाँ पे एक ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ओपन किया गया है 20,000 स्क्वायर मीटर जमीन के ऊपर। देवबंद मशहूर क्यों है? देवबंद में एक फेमस इस्लामिक स्कूल है जिसे देवबंद स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, तो वहाँ पे है। और बेसिकली दारुल उल्लूम आपने सुना होगा। 300 से ज़्यादा मदरसे हैं देवबंद में, क्योंकि दारुल उल्लूम जो स्कूल है, इसलिए देवबंद को हम सिटी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मदरसे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान का प्रवाह है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है और देवबंद है सहारनपुर में, वेस्टर्न यूपी। अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति के तहत उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उन्हें मेंटेन भी करेगी और डेवलप भी करेगी, यानी कि जो स्मारक हैं उनका जीर्णोद्धार भी करेगी, नवीनीकरण भी करेगी। तो इसके जो पहले चरण में जो पुरातत्व विभाग है यूपी का, उन्होंने कितनी इमारतों का जीर्णोद्धार करना है? तो ये जो इमारतें हैं इनकी संख्या है 11। अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत 11 इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ऐसा अनाउंस करा यूपी की सरकार ने। ये 11 इमारतें कौन सी हैं? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सुनी नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक गुरुधाम मंदिर है, एक बार फटाफट बता देता हूँ। गुरुधाम मंदिर जो है वाराणसी में है। फिर कर्मदेश्वर महादेव मंदिर कंडवा वाराणसी। चुनार का जो किला है मिर्ज़ापुर। फिर झांसी में एक किला है बरुआ सागर। और रक्षा समाधि गोकुल मथुरा, रसखान समाधि। एक गोवर्धन की छतरी है गोवर्धन मथुरा। फिर एक कुसुम वन सरोवर है, ये भी गोवर्धन मथुरा में है। एक हुलस खेड़ा पुरातत्व जगह है मोहनलालगंज लखनऊ में। एक केसर बाग है जगह लखनऊ में, वहाँ पे दर्शन विलास कोठी है, कोठी गुलिस्तान फरहात बख्श कोठी।
और चतुर्मंजिली कोठी। तो ये कुछ इमारतें हैं जिनका जीर्णोद्धार करा जाएगा। टोटल 11 हैं, बस ये याद रख लो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा प्रोग्राम या कौन सा मिशन चलाया है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उनकी सेफ्टी, रेस्पेक्ट और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए? तो ये 21 अगस्त 2021 को इसका तीसरा चरण लॉन्च किया गया था। इसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया था लखनऊ, यूपी से, और ये 21 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2021 तक चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी योजना है जिसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसके अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाता है, जिससे उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। और बेसिकली महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण उनका करना है, हमें जागरूक करना है लोगों को कि अगर बेटियां भी जन्म लें तो फिर कोई समस्या नहीं है, उनको आर्थिक सहायता भी देना। तो 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है लड़की अगर जन्म ले घर में, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत। 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। ये 89 साल के थे। ये कौन से राज्य के राज्यपाल भी थे, यानी गवर्नर रह चुके थे? तो ये याद रखिए, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे यूपी के, और साथ ही साथ ये राजस्थान के गवर्नर भी थे। राजस्थान के गवर्नर भी थे। इनफैक्ट जब बाबरी मस्जिद टूटी थी दिसंबर 1992 में, तब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राइट। तो गवर्नर बने थे ये 2014 में राजस्थान के। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा, मतलब यूपी में उत्पादन करेगा, यूपी में मैन्युफैक्चरिंग करेगा इस मिसाइल की। कहां पे करेगा? तो यूपी में आप जानते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। भारत में कितने रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं? तो भारत में बन रहे हैं 2, एक तो यूपी में और एक तमिलनाडु में। अब यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, आपको यह बताना है कि वो कितने शहरों से होके गुजरेगा, यूपी डिफेंस कॉरिडोर। तो याद रखिए, वो 6 शहरों से होके जाएगा। ये 6 शहर कौन से हैं? एक तो है आगरा, एक है लखनऊ, एक है अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट। ये 6 जगह है जहां पे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। राइट। तो अब उसमें ब्रह्मोस मिसाइल इन 6 में से कहां पे बनेगी? लखनऊ में बनेगी। और ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। ये एक क्रूज मिसाइल है और ये रशिया के सपोर्ट से भारत बनाता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी है ना, वो रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाई है। तो इसमें ब्रह और मॉस, मॉस मतलब होता है मॉस्कोवा, ये वो नदी है जिसके किनारे रशिया की राजधानी मॉस्को है, और ब्रह मतलब होता है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा डिनोट करती है इंडिया को और मॉस्को डिनोट करता है रशिया को, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मोस। तो ये जो मिसाइल है ये बनाई जाएगी लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। और डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। और इनको जी किशन रेड्डी से कंफ्यूज मत करना, कई लोग करते हैं। जी किशन रेड्डी हमारे पूर्वोत्तर विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और याद रखिए ये 14वें राष्ट्रपति हैं। कहां से हैं वैसे रामनाथ कोविंद? कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर देहात में एक गांव है जिसका नाम है परौंक, वहां से हैं ये। और रामनाथ कोविंद जो हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी। कहां पे? ये बन रहा है गोरखपुर में। ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष यूनिवर्सिटी होगा। हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इसको बनने में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये मार्च 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो आयुष में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं? ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। होम्योपैथी जर्मनी से भारत आई थी। जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने इसका आविष्कार किया था। यूनानी यूनान से है, ग्रीस बोलते थे जिसे। हकीम अजमल खान ने भारत में इसका प्रचार और प्रसार किया। हकीम अजमल खान वही हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, सह संस्थापकों में से एक थे। और सिद्धा आई थी तमिलनाडु से। ठीक है, अब तो भारत में और भी परंपरागत चिकित्सा हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे सोवा रिगपा,
सोवा रिग्पा तिब्बत की है। तिब्बत और जो दूसरे हिमालयी देश हैं वहाँ पे भूटान वगैरह में भी सोवा रिग्पा एक उनकी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है जो हम अपना रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बनेगी। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं जो अब नेशनल कैपिटल रीजन में आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, तो ये हैं शामली और मुजफ्फरनगर। शामली और मुजफ्फरनगर अब एनसीआर का हिस्सा होंगे, नेशनल कैपिटल रीजन। ये जो 40वीं मीटिंग हुई थी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की, उसमें ये डिसाइड किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो इस मीटिंग के चेयरमैन थे। तो शामली और मुजफ्फरनगर अब एनसीआर में आ जाएंगे। एनसीआर में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मेनली इनके जो हैं वो कई सिटीज़ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर 2021 को कहा कि यूपी में हमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। ग्रीनफील्ड मतलब एकदम नया, जहां पहले कोई विमान पट्टी नहीं हो, एकदम बिल्कुल जो स्क्रैच से हम बनाते हैं नया, बिल्कुल जड़ से लेकिन नया बनाते हैं जो, राइट। कई बार होता है कि जहाँ पे पहले से छोटा सा एयरपोर्ट होता है या हमारी सेना की हवाई पट्टी होती है, उसी को फिर एक सिविलियन एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ग्रीनफील्ड मतलब होता है जो जहाँ पे पहले कुछ नहीं है, लिटरली मतलब जंगल में बनाते हैं जो, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? ये बनेगा ललितपुर में। ललितपुर आप जानते हैं यूपी एमपी बॉर्डर, तो यहाँ पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, इससे बुंदेलखंड का विकास हो पाएगा, राइट। वैसे ललितपुर में एक द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो एक उसकी हवाई पट्टी बची हुई है यहाँ पे, लेकिन वो काफ़ी खस्ता हालत में है। और यहाँ पे लगभग 91 हेक्टेयर ज़मीन है जो अभी एक्वायर कर ली गई है, बाकी थोड़ा समय तो लगेगा ऑब्वियसली। वैसे ललितपुर में ना एक बांध भी बना है, आपको बता दूं अगर पूछ लें, ये है बंदई डैम। और बंदई डैम का उद्घाटन भी अभी अभी किया था योगी आदित्यनाथ ने। बंदई डैम प्रोजेक्ट भी जो है ललितपुर में स्टार्ट किया गया है। बंदई डैम ललितपुर। योगी आदित्यनाथ उन्होंने 1 हफ्ते तक एक स्वच्छता अभियान जिसका नाम है स्वच्छता महाअभियान, वो लॉन्च किया। कहाँ पर? तो ये इन्होंने लॉन्च किया था शाहपुर, गोरखपुर जिले से। तो आंसर है गोरखपुर। इसमें उन्होंने इस बारे में बात की कि अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो बहुत सारे डिजीज़ नहीं फैलेंगे, खास तौर पे जो यूपी में फैलते हैं, जैसे जापानी बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कॉलरा है, डायरिया है, ये खास तौर पे यूपी में बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो इस वजह से सफाई रखनी ज़रूरी है। तो गोरखपुर से शुरुआत की थी स्वच्छता महाअभियान की। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? याद रखिए 7 सितंबर 2021 को आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल न्यूट्रिशन मंथ यानी पोषण माह, पोषण माह जो होता है कौन सा होता है? सितंबर का महीना भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। तो लखनऊ से शुरुआत करी थी पोषण माह की, और तब उन्होंने ये अनाउंस करा था कि जो पहली प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट है वो आगरा ग्वालियर हाईवे पे बनेगी। आगरा से जब आप ग्वालियर जाएंगे तो वहां बनेगी, जगह का नाम है नगला वोरई, नगला वोरई, राइट। और ये पहली एफपीओ एग्रीकल्चर मार्केट होगी, किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट होगी ये यूपी की पहली, आगरा ग्वालियर हाईवे पे। और जब ये 7 सितंबर को योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने पोषण माह की शुरुआत करी थी, तब उन्होंने एक आंचल, आंचल क्या है? ये एक मैस्कॉट है, यानी शुभंकर बोलते हैं जिसे। कौन से विभाग का? आईसीडीएस विभाग। उत्तर प्रदेश का जो आईसीडीएस विभाग है उन्होंने अपना शुभंकर बनाया है, मैस्कॉट बनाया है जिसका नाम है आंचल। तो वो भी लॉन्च किया था यहां पे योगी आदित्यनाथ ने। अगला सवाल यही है कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ ये कब मनाया जाएगा? तो आंसर है इसका सितंबर। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल, उन्होंने एक बेबी शावर कार्ड ये लॉन्च किया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था शगुन। इसका नाम था शगुन, बेबी शावर कार्ड। जब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कार्ड होता है, तो वो है बेबी शावर कार्ड। इसका नाम था शगुन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की नींव रखी? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा प्रयागराज में। प्रयागराज में नींव रखी इसकी, और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे योगी आदित्यनाथ, और एनवी रमन भी मौजूद थे। एनवी रमन कौन है?
भारत के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, जिसमें से एक होता है चीफ जस्टिस। तो वो चीफ जस्टिस हैं भारत के एन.वी. रमन, और ये कौन से राज्य से आते हैं? ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? क्या राजधानी में है? नहीं, ये इलाहाबाद में है। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं। अब आप इसे प्रयागराज हाई कोर्ट बोल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, ये महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी आगे रहा है। ये चौथा हाई कोर्ट था जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। और कॉर्नेलिया सोराबजी, आपने नाम सुना है? कॉर्नेलिया सोराबजी भारत की पहली महिला वकील थी। वो यहीं प्रैक्टिस करती थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सब कुछ तथ्य हैं जो आपको स्टैटिक जीके में पढ़ने होते हैं। उस योजना का क्या नाम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी, जिसमें हम रूरल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे? ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आधारिक संरचना को मजबूत किया जाएगा सिटीजन्स के सहयोग से। तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ये योजना क्या है? बेसिकली हम हमारे नागरिकों को कह रहे हैं, चाहे वो भारत में रहते हैं, यूपी के जो नागरिक हैं या एनआरआई वगैरह हैं, कि आप जब कोई गांव में प्रोजेक्ट लगता है उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है ना, आप सीधे पार्टिसिपेट करो। मान लो आप गांव में कोई कुआं हमें खुदवाना है, तो उसमें आप 50% पैसा दे दो और उस कुएं का नाम अपने नाम पे रख लो। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मतलब जो भी ग्रामीण प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उसमें 50% कॉस्ट आप उसकी बियर करते हो, तो उसका नाम आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पे या पूर्वज के नाम पे रखवा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोग धर्मशाला वगैरह होती हैं, उनका नाम अपने पूर्वजों के नाम पे रखवाते हैं, कोई धर्मशाला खोलता है। तो इस तरह से तो जो सड़कें बनेंगी, जो वहाँ पे किसी भी तरह के गांव में प्रोजेक्ट बनेंगे, आंगनवाड़ी, लाइब्रेरी, स्टेडियम, जिम, या कोई गौशाला या हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, कुछ भी बनता है, अगर आप उसका 50% कॉस्ट दे देते हो एज अ नागरिक, तो एक तो समाज सेवा भी हो गई, और आप उसका नाम अपने परिवार के नाम पे, किसी भी मेंबर के नाम पे या खुद के नाम पे रखवा सकते हो। इसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। बिल्कुल ऐसी ही एक योजना गुजरात सरकार ने शुरू करी थी, जिसका नाम था वतन प्रेम योजना। इनफैक्ट गुजरात ने पहले करी थी, यूपी ने बाद में करी थी। तो वतन प्रेम योजना भी एकदम सेम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और सहयोग केंद्र, जिसका नाम है रुद्राक्ष, उसका इनॉग्रेशन किया वाराणसी में। ये कौन से देश की सहायता से बना है? तो ये हमने जापान की सहायता से बनाया है। इसका नाम है रुद्राक्ष, और यहाँ पर 108 रुद्राक्ष लगे हैं। ठीक है, उनकी जो शेप है इस तरह से है कि 108 रुद्राक्ष हैं, और इनकी जो जो छत है वो शिवलिंग के आकार की है। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी यानी जीका के सहयोग से ये बनाया गया है, और ये वाराणसी में इनॉग्रेशन इसका हुआ। अभी अभी डिसाइड किया गया, एक नया नेशनल हाईवे बनेगा 709B, राष्ट्रीय राजमार्ग 709B। ये 150 किलोमीटर लंबा हाईवे होगा। ये अक्षरधाम मंदिर को जोड़ेगा। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है उसको उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से जोड़ेगा? तो याद रखिए, ये जोड़ेगा उसको सहारनपुर से। ठीक है, तो ये अक्षरधाम मंदिर से स्टार्ट होगा, फिर ये न्यू उस्मानपुर, सोनिया विहार एक्सटेंशन, जौहरी खास, वेस्ट करवल नगर, भजनपुरा होता हुआ फिर ये जो है सहारनपुर जाएगा। बागपत रोड जो है ना, तो ये सहारनपुर जाएगा, और इससे दिल्ली में पर्यटन भी बढ़ेगा। तो ये नया हाईवे है, इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 709B। ये सहारनपुर को किससे जोड़ेगा? अक्षरधाम मंदिर से जोड़ेगा, और ये 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। इसमें 1375 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सरकार ये भी कह रही है इस हाईवे के ऊपर हम एक एम्स जैसा एक अस्पताल भी बनाएंगे। ठीक है, और 150 किलोमीटर लंबा जो है ये रोड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि वो पंचायत सेक्रेटेरिएट यानी पंचायत सचिवालय हर पंचायत में खोलेंगे यूपी में। तो यूपी में टोटल कितनी पंचायत हैं? तो यूपी में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी। और भारत में 24 अप्रैल का जो दिन होता है, हम उसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल का दिन। उत्तर प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी वन्य अभयारण्य जहां पे डॉल्फिन रिजर्व बनेगा? हम डॉल्फिन को बचाना चाहते हैं, डॉल्फिन का संरक्षण करना चाहते हैं, और ये है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये मेरठ में है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व बनेगा। और खास तौर पे जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन,
तो वो यहाँ पे 41 हैं अभी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इनका हम संरक्षण करेंगे, इनको हम बचाएंगे। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में बनी थी। मेनली तो मेरठ में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, बिजनौर, मेरठ और अमरोहा में भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी कहाँ पर? तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पे सब कुछ होगा। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बनेगा, हॉकी ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड। तो बहुत बड़ी लेवल की ये यूनिवर्सिटी बन रही है। इसको बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यहाँ पे 1080 खिलाड़ी जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 540 महिला, 540 पुरुष। ये बनेगी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो आंसर है मेरठ। मेरठ में बेसिकली एक जगह है सरधाना, वहाँ पे बनेगी। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जो थे इनको हॉकी का जादूगर बोलते थे। इनका जन्मदिन 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, अब उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का आम है रतौल? इसे जीआई टैग मिला है अभी अभी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कई तरह के आम होते हैं, मलियाबादी आम और अलग अलग प्रकार के आम हैं, लेकिन जिस आम को जीआई टैग मिला है अभी अभी वो है बागपत का रतौल आम। सो आंसर है बागपत जिले का रतौल आम। ये आम अपने विशेष स्वाद और गंध के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पे आरोग्य वाटिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिब्रिटी गार्डन, वो लगाए जाएंगे। क्या है ये आरोग्य वाटिका? बेसिकली क्या है ना, अगर हम हमारे विद्यालयों के अंदर बच्चों को ये सिखाएं कि आप तुलसी, अश्वगंधा, जो भी हमारे ये औषधीय पौधे हैं, आप वहाँ पे उगाओ। स्कूल के अंदर एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये परंपरागत हमारे जो पौधे, औषधीय पौधे हैं, आयुर्वेद है, चाहे वो तुलसी हो, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, ये सब, इनको हम उगाएं। उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे पास औषधियों की कमी नहीं होगी, दूसरा जो बच्चे हैं वो आयुर्वेद के बारे में जानेंगे, हमारी परंपरागत जो चिकित्सा है उसके बारे में जानेंगे। तो आरोग्य वाटिका इसका नाम रखा है। ये उत्तर प्रदेश में हर सेकेंडरी स्कूल में लगाए जाएंगे। ये जो आइडिया है इसको पॉपुलर बनाया सुधीर मिश्रा ने, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। इतना ही नहीं, स्कूल ही नहीं बल्कि एक अभियान चलाया गया इनके द्वारा, सुधीर मिश्रा के द्वारा, कि पुलिस स्टेशन में, पार्क वगैरह में, हर जगह पे औषधीय पौधे लगाए जाएं। अभी अभी अलकनंदा, ये एक रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो रो लग्जरी क्रूज सेवा है जो स्टार्ट हुई है। ये वाराणसी के रविदास घाट से लेकर कहाँ तक जाएगी? तो वाराणसी के रविदास घाट से ये क्रूज चलेगा और ये जाएगा चुनार फोर्ट जो मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर के चुनार किले तक ये जाएगा। राइट, और लगभग 30 किलोमीटर की जर्नी होगी ये रविदास घाट से लेके मिर्ज़ापुर तक। सुबह चलेगा 9 बजे, लग्जरी क्रूज है ये, और 5 बजे तक ये घुमा फिरा के आपको वापस भी ले आएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो चुनार फोर्ट काफ़ी फेमस है, एक इम्पॉर्टेंट पर्यटन स्थल है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और रविदास घाट जो है ये काफ़ी बड़ा घाट है, वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट, दक्षिण में आता है ये, सबसे सदर्न मोस्ट घाट है और सबसे बड़ा घाट भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे लगभग 25 एकड़ का एक पार्क भी है। राइट, संत रविदास स्मारक जो है पार्क बोलते हैं जिसे, वो भी है यहाँ पे, और ये आपको ध्यान रखना है। तो अलकनंदा क्रूज स्टार्ट किया गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है यूपी में, कहाँ पर बन रही है? तो ये बन रही है जिसे तालों का शहर बोलते हैं, बात हो रही है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षाविद भी थे। ठीक है, शिक्षाविद भी थे। तो ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी ये 395 कॉलेज एफिलिएट किए जाएंगे इससे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो जन्म हुआ था वो हथरस में हुआ था। हथरस 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी का सबसे बड़ा हस्तशिल्प पार्क बनाएगी, हैंडीक्राफ्ट पार्क। ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बनेगा। बेसिकली ये जो पार्क है सेक्टर 29 में बनेगा, ग्रेटर नोएडा। कौन बनाएगा इसे? YEIDA, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी। और यहाँ पे बहुत तरह के हस्तशिल्प जो हैं वो यूपी के प्रदर्शित किए जाएंगे।
यूपी में चाहे वो लखनऊ की चिकनकारी हो, चाहे वो गोरखपुर का टेराकोटा आर्ट हो, या मुरादाबाद के जो पीतल के बर्तन होते हैं, या बनारसी साड़ी, या जो भी हैंडीक्राफ्ट यूपी का मशहूर है, जो वो सब यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ये बनेगा ग्रेटर नोएडा सेक्टर 29। भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है। कौन सी लोकेशन पर? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा मथुरा रिफाइनरी में। मथुरा रिफाइनरी में ये लगेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी मोदी वैन्स को हरी झंडी दिखाई। कहां से? ये इन्होंने कौशंबी से दिखाई हरी झंडी। क्या है मोदी वैन? तो 5 गाड़ियां हैं ये जिनको मोदी वैन कहा जा रहा है, और बेसिकली ये सेवा ही संगठन नाम का एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू करा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्हें 20 साल सत्ता में हो गए बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर। तो इस खुशी में, प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल सत्ता में होने की खुशी में, सेवा ही संगठन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, और उस प्रोग्राम में हरी झंडी दिखाई मोदी वैन को। ये मेडिकल वैन है, बेसिकली मेडिकल वैन है, मेडिकल फैसिलिटी इनमें होगी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये उत्तर प्रदेश में कहां पे इसका आयोजन किया गया था? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये झांसी में हुआ था। झांसी में हुआ था, और बेसिकली 19 नवंबर ये जन्मदिन होता है, जयंती होती है रानी लक्ष्मीबाई की। तो ये 17 से 19 नवंबर तक हुआ था। 19 नवंबर को ख़त्म हुआ था, जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती होती है। बेसिकली रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे यह भी घोषणा की गई कि भारत में 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। और एक घोषणा और की गई कि एक एनसीसी एलमनाई एसोसिएशन बनेगा। एनसीसी एलमनाई एसोसिएशन, जिसका पहले मेंबर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फर्स्ट मेंबर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, तो क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है अब कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन के तैयार है, इसका उद्घाटन करवल खेड़ी सुल्तानपुर जिले में किया। किसने किया? तो यह किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह 16 नवंबर 2021 को किया था। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये जो पूर्वांचल का जो एरिया है उसे काफ़ी बूस्ट देगा। खास तौर पे ये बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर वगैरह। अब आप गाजियाबाद से गाजीपुर, राइट, सिर्फ 12 घंटे से भी कम में पहुंच पाएंगे। अब सवाल ये है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो जोड़ेगा किसे? तो सिंपल सा आंसर है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। ठीक है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। 341 किलोमीटर लंबा है ये। अगर और डिटेल में जाना चाहते हो कि भाई लखनऊ के कौन से गांव से शुरू होगा, तो गांव का नाम है चौधसराय। चौधसराय। और उसके बाद ये खत्म कहां पे होगा? ये खत्म होगा, एक गांव है जिसका नाम है हैदरिया। हैदरिया, हैदरिया जो है ये नेशनल हाईवे 31 पे आता है, NH 31, यूपी बिहार का जो बॉर्डर है उसके पास गाजीपुर में खत्म होगा। गांव का नाम है हैदरिया। ठीक है, तो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसको बनने में खर्चा कितना आया है? 22,500 करोड़। 22,500 करोड़। और इसका उद्घाटन कहां किया? ना लखनऊ ना गाजीपुर, बल्कि सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो बनेगा झांसी में, उसकी नींव रखी। इसकी क्षमता कितनी है? तो झांसी में जो ये बहुत बड़ा एक सोलर पावर प्लांट लगेगा, झांसी में एक जगह है जिसको बोलते हैं गरोथा। गरोठा में ये लगेगा, और इसकी क्षमता है 600 मेगावाट, 600 मेगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल एकता पार्क की नींव रखी। तो अटल एकता पार्क कहां पे बना है? इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है, तो ये झांसी में ही स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रतिमा भी लगी है, स्टैचू भी लगा है। उसके वास्तुकार कौन है? जो प्रतिमा लगी है, राम सुतर। राम सुतर वही हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार भी थे राम सुतर वांजी। उत्तर प्रदेश में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन होगा। ये भारत और रशिया दोनों मिलकर इनका उत्पादन करेंगे। ये जैसे AK-47 आपने सुनी होगी, तो बस उसी का एक नया वर्जन है AK-203, ऑटोमेटा कलाशनिकोव यानी AK। तो ये कहाँ पे फैक्ट्री लगी है? ये लगी है कोरबा में। कोरबा है अमेठी में, और अमेठी से सांसद कौन है? स्मृति ईरानी।
स्मृति ईरानी हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि AK-203 राइफल जो है ये कौन सी राइफल को रिप्लेस करेगी। तो हमारी सेना बहुत पुरानी राइफल यूज कर रही है, इंसास, ये इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्त है वो अभी अभी कनाडा ने भारत को वापस लौटा दी। ये कौन से मंदिर में स्थापित की गई है? ये काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर, अब तो काशी विश्वनाथ धाम बन गया है पूरा, बहुत आसान हो गया है अब सीधा गंगा नदी से मंदिर तक जाना। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ये मूर्ति लगाई गई है। ये 100 साल पहले चोरी हो गई थी, 18वीं शताब्दी की मूर्ति है ये, माता अन्नपूर्णा की, कनाडा में पाई गई, कनाडा ने भारत को वापस लौटा दिया है। एक चलो और बता देता हूं, एक गोट फेस्ड योगिनी स्टैचू है, यानी बकरी की शक्ल का योगिनी का स्टैचू। ये बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी में, वहां पे एक मंदिर है लोखाड़ी, लोखाड़ी मंदिर से चुरा ली गई थी गोट फेस्ड योगिनी स्टैचू। ये भारत को लौटाई है किसने? ब्रिटेन ने। तो दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। बांडा डिस्ट्रिक्ट के लोखाड़ी मंदिर से चुराई हुई गोट फेस्ड योगिनी स्टैचू का मूर्त भी पूछ सकते हैं जो ब्रिटेन ने लौटाया, या अन्नपूर्णा माता की जो मूर्ति कनाडा ने भारत को लौटाई वो भी पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला एंटी एयर पोल्यूशन टावर कहां लगा है? एंटी एयर पोल्यूशन टावर ये किसने लगाया है? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने लगाया है। तो इसका उद्घाटन करा हमारे भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, यानी मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। ये नोएडा में लगा है, नोएडा में ये लगा है। ये हवा प्रदूषण को रोकने में मदद करेगा। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया कौन से जिले में? अर्जुन सहायक परियोजना ये सिंचाई परियोजना है और ये महोबा जिले में उद्घाटन इसका किया गया। ठीक है, किसानों को पानी देने में मदद करेगी अर्जुन सहायक परियोजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, उसका उद्घाटन करा। ये क्या बनाएगी? ये बेसिकली जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं उनके उपकरण बनाएगी। तो ये फैक्ट्री कहाँ लगी है? ये लखनऊ में लगी है। ठीक है, अगेन लखनऊ पार्ट है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। तो ये भारत की निजी क्षेत्र की पहली फैक्ट्री होगी जो एयरक्राफ्ट इंजन, लड़ाकू विमान के जो इंजन होते हैं वो बनाएगी, हेलीकॉप्टर इंजन बनाएगी, ड्रोन बनाएगी, पनडुब्बियां भी उनके भी पार्ट बनाएगी। तो ये फैक्ट्री लगाई किसने? एरोल लॉय टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है, AERO एरो LLOY, एरोल लॉय टेक्नोलॉजीज। सतलुज जल विद्युत निगम सरकारी कंपनी है हमारी, सतलुज जल विद्युत निगम, ये 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा रही है। कहां पे? 75 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट लगेगा जालौन में। तो आंसर है जालौन। अभी अभी उत्तर प्रदेश का कौन सी जगह है जिसको रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया? ये भारत का 47वां रामसर स्थल है। तो ये कौन सा है? ये है हैदरपुर, हैदरपुर झील। हैदरपुर झील कहाँ पे है? ये मैन मेड झील है, मानव निर्मित झील है। ये 1984 में बनी थी और बहुत सारे पक्षी जो हैं यहाँ पे आते हैं। ये लगभग 7000 हेक्टेयर में फैली हुई है, काफ़ी बड़ी झील है ये। ठीक है, गंगा नदी और सोलानी नदी का पानी दोनों इसमें आता है, उन दोनों के बीच में है ये। और ये जो झील है ना, हस्तिनापुर वन्य अभ्यारण्य का ही हिस्सा है। तो ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पे आती है हैदरपुर झील। अगर मुजफ्फरनगर और बिजनौर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आप मुजफ्फरनगर मार्क करोगे, वरना उनके बॉर्डर पे ये आती है। ठीक है, तो ये भारत की 47वीं रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। क्या इसके बाद भी कोई झील है जो रामसर स्थल बनी है? हाँ, बखीरा, बखीरा पक्षी विहार, ये सबसे लेटेस्ट है। भारत में अब 49 रामसर स्थल हो गए हैं और बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, संत कबीर नगर जिले में है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में? यह इन्होंने किया बलरामपुर। इसमें 9800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो सरयू नहर जो बनेगी, ये प्रोजेक्ट है क्या? देखो, वैसे तो 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी जी के समय की बात है। 1978 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। जब स्टार्ट किया गया था तो ये भैयारिच में से स्टार्ट किया गया था। और ये है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम कई नदियां हैं जिन्हें जोड़ देंगे, उनको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। तो नदी जोड़ परियोजना है एक तरह की। कौन कौन सी नदियों को जोड़ेंगे? एक नदी है घाघरा नदी,
घाघरा नदी को हम इसमें सरयू नदी, राप्ती नदी, राप्ती जिसके किनारे गोरखपुर है, बाणगंगा नदी और रोहिणी नदी। मैं रिपीट करता हूं, 5 नदियां जिन्हें हम आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें घाघरा नदी को जोड़ेंगे सरयू से, सरयू को जोड़ेंगे राप्ती से, राप्ती को जोड़ेंगे बाणगंगा से, बाणगंगा को जोड़ेंगे रोहिणी से। समझ में आया? ऐसे ये हम जोड़ेंगे नदियों को, और इसके बनने से किस किस को फायदा होगा ये बता देता हूं। बहराइच को फायदा होगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, इन्हें फायदा होगा। यानी 9 ऐसे जिले हैं जिन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 15 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिल पाएगा। तो बहुत बड़ी परियोजना है। 30 लाख किसानों को फायदा होगा। 6,227 गांव में पानी पहुंचेगा। ठीक है। और ये नहर कितनी लंबी है? 318 किलोमीटर। सरयू नहर जो बनेगी 318 किलोमीटर लंबी ये नहर है। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। अभी अभी राष्ट्रीय पुरस्कार हुए थे जल संरक्षण के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में क्या स्थान रहा? यूपी नंबर 1 पे रहा। हमारे जल शक्ति मंत्री जो है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ये अवार्ड दिया था। तो यूपी नंबर 1 पे था पूरे इंडिया में जल संरक्षण के मामले में। दूसरे नंबर पे था राजस्थान और तीसरे नंबर पे था तमिलनाडु। अच्छा, पूरे नॉर्थ जोन में, यानी पूरे नॉर्थ उत्तरी जोन में सबसे बेस्ट जिला कौन सा था पूरे नॉर्थ इंडिया का, जिसने जल संरक्षण में सबसे अच्छा काम किया? तो ये था मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी, ये सबसे नंबर 1 था पूरे इंडिया में, नॉर्थ जोन में, जिसने जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छा काम किया। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन यानी शहद प्रसंस्करण वैन का उद्घाटन कहाँ किया? यह किया एक गांव में जिसको बोलते हैं सिरोड़ा, और यह गांव गाजियाबाद में है। तो आंसर है गाजियाबाद। गाजियाबाद में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लगाई गई। इसका काम यह है कि मोबाइल चलती फिरती, ऑफ कोर्स मोबाइल है, गतिशील है, शहद का प्रसंस्करण करेगी, शहद की क्वालिटी भी जांच करेगी। जहां ये आप इसे बुलाएंगे वहां पे जो शहद आपने निकाला उसको ये प्यूरिफाई भी करेगी, उसका प्रोसेसिंग भी करेगी। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में राम वन गमन मार्ग बनेगा। राम वन गमन मार्ग कौन से 2 जिलों को आपस में जोड़ेगा? तो यहाँ पे आप यूपी का मैप देखिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं साउथ ईस्ट यूपी। तो ये जो जिला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है प्रतापगढ़, ये नीचे प्रयागराज है, फिर ये है कौशंबी और ये है चित्रकूट। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टार्ट होगा प्रतापगढ़ से, फिर ये जाएगा प्रयागराज, उसके बाद वहाँ से कौशंबी और फिर चित्रकूट। तो आंसर है प्रतापगढ़ और चित्रकूट। ये प्रतापगढ़ को चित्रकूट से जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 210 किलोमीटर। बेसिकली क्या है, भगवान राम जहां जहां गए थे, राइट, उन जगहों को ये जोड़ेगा, ऐसा कहना है यूपी की सरकार का। तो ये प्रतापगढ़ से चित्रकूट तक बनेगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। क्या है ये योजना? अगर इसमें उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान है या कृषक है, उसकी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। और अगर 60% या उससे ज्यादा विकलांगता हो जाती है किसान को, मृत्यु नहीं होती लेकिन 60% से ज्यादा विकलांगता, तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को सरकार देगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा इलाका है, कौन सी ऐसी जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में जैसे जगह मिली है? संभावित सूची में जाना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही आप यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बन सकते हो, राइट। तो ये पहली सीढ़ी होती है विश्व विरासत स्थल बनने की। तो भारत की 6 ऐसी जगह हैं जो शामिल की गई हैं संभावित सूची में, उसमें से एक यूपी की है। और वो कौन सी है? वो है वाराणसी के घाट, गंगा घाट ऑफ वाराणसी। जो बाकी 5 हैं उसमें भेड़ा घाट, लमेटा घाट चट्टाने जबलपुर में मध्य प्रदेश, कांचीपुरम के मंदिर, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर यानी मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वाराणसी के घाट मैंने बता दिया, और हायर बंगाल मेगालिथिक साइट जो कर्नाटक में है। तो गंगा के घाट संभावित सूची में दर्ज हो गए हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, जहां पे अगले ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कैट एक्रेडिटेशन मिलने वाले 14 टाइगर रिजर्व में से एक है? कैट्स क्या होता है ये समझ लो।
कैट्स में CA की फुल फॉर्म होती है कंजर्वेशन अश्योर्ड, और TS की फुल फॉर्म होती है टाइगर स्टैंडर्ड्स। यानी जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं उनके जो मानक हैं वो सेट करता है टाइगर रिजर्व कैसे होने चाहिए, उनमें किस तरह से ख्याल रखना है। तो भारत के 51 टाइगर रिजर्व में से 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको ये एक्रेडिटेशन मिला है। उसमें से यूपी का सिर्फ एक है और वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व। और यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? यूपी में 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत। अमानगढ़ का नाम सुना है आपने? जिम कॉर्बेट का नाम तो सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वो हिस्सा जो यूपी में है उसको अमानगढ़ बोलते हैं। और अब बात करते हैं यूजीसी की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसने भारत में 100 ऐसे स्थल हैं जो डिसाइड करे हैं जहां पे जो बच्चे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वो विजिट करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। उन 100 में से 7 जगह यूपी की हैं। ये 7 यूपी की कौन सी हैं? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु। ये 7 जगह हैं जो यूपी की ऐड की गई हैं। ठीक है। और यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं नए? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में यूपी का ग्रुप बी में क्या रैंक था? गुड गवर्नेंस होता है उत्तम शासन सूचकांक, और ये गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को जो मनाते हैं उस दिन लॉन्च किया गया था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को देता कौन है? DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, हिंदी में बोले तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। अब इसमें बड़े राज्यों को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यूपी है ग्रुप बी में था और ग्रुप बी में यूपी का स्थान रहा 5वां, तो आंसर है 5। ग्रुप ए में गुजरात नंबर 1 रहा, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश। पूर्वी जो भारत है मतलब नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों में हिमाचल नंबर 1 था और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1 था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में यूपी का रैंक क्या था? पब्लिक अफेयर, लोक मामलों का जो सूचकांक है, आप देख सकते हैं इसमें केरल नंबर 1 था कंपोजिट स्कोर में और यूपी लास्ट था यानी 18वें नंबर पे रहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना जहां पे उड़न खटोले के थ्रू जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा? देखो जैसे ये तार होती है, इस पे एक उड़न खटोला होता है जो जाता है, जिसमें लोग बैठ के जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत जगह उड़न खटोले हैं, हर राज्य में ही लगभग हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ऐसा थोड़ी आप उड़न खटोले में बैठ के चले जाओगे। लेकिन अब यूपी में ये होगा। कहाँ होगा? तो यूपी में वाराणसी में होगा। वाराणसी पूरे इंडिया का पहला ऐसा शहर है जहां पे उड़न खटोला यातायात के लिए इस्तेमाल होगा। तो वाराणसी में कहां पर? वाराणसी में 3.45 किलोमीटर लंबा उड़न खटोले का रास्ता बन रहा है। यह स्टार्ट होगा कैंट रेलवे स्टेशन से, वाराणसी जंक्शन, वहां से लेकर चर्च स्क्वायर, गोडोलिया, वहां तक। तो 3.45 किलोमीटर, इसमें 400 करोड़ का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क। हमारा शिक्षा मंत्रालय बताता है भारत का सबसे बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग में NIRF बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, शिक्षा मंत्रालय देता है। इसमें IIT कानपुर का क्या स्थान है आप यहां पे दे सकते हैं। भारत में नंबर 1 IIT मद्रास है, और ये मैं सारे इंस्टीट्यूट मिला के बता रहा हूं, सिर्फ इंजीनियरिंग की रैंक नहीं है, इंजीनियरिंग की अलग दिखाऊंगा आपको। तो इसमें IIT कानपुर 5वें नंबर पर रहा, यानी IIT कानपुर भारत का 5वां सबसे बेस्ट शिक्षा संस्थान है। और आप यहां पे देख सकते हैं ये ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास नंबर 1, IIT कानपुर नंबर 5, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो 10वें नंबर पे रहा। ये ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं तो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया में 3रे नंबर पे है। ये विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले और JNU दूसरे नंबर पे है। इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो IIT कानपुर 4थे नंबर पे है इंजीनियरिंग श्रेणी में। मैनेजमेंट की बात करूं, प्रबंधन IIM जो है उनमें IIM लखनऊ भारत में 7वें नंबर पे है। मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भारत में 5वें नंबर पे है। और अगर मैं अटल रैंकिंग की बात करूं, अब NIRF रैंकिंग खत्म हो गई, अब एक और रैंकिंग निकालता है भारत की सरकार, एक और रैंकिंग निकालती है, इसको बोलते हैं अटल रैंकिंग।
ये इनोवेशन के लिए होती है, नवाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनमें जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनमें आईआईटी कानपुर चौथे नंबर पे रहा। इसमें भी आईआईटी मद्रास नंबर 1 था और आईआईटी कानपुर नंबर 4 पे था। कानपुर मेट्रो रेल स्टार्ट हो गई, इसका उद्घाटन किसने किया? कानपुर मेट्रो, तो याद रखिए इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को। तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तो ये 32 किलोमीटर इसमें मेट्रो की लंबाई है, 11,000 करोड़ रुपए खर्चा इसमें आया है, राइट। तो ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ इन्होंने विजिट करा था और कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बीना से पांकी तक एक पाइपलाइन बिछी है, उसका उद्घाटन भी किया। तो आपको बताना है ये यूपी को किससे जोड़ेगी। देखो, बीना रिफाइनरी है एक, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है और पांकी कानपुर में है। तो बीना पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन ये यूपी को मध्य प्रदेश से जोड़ेगी, ठीक है। कितनी लंबी है ये पाइपलाइन? 356 किलोमीटर लंबी है, 356 किलोमीटर लंबी है ये। और ये पांकी में जो पीओएल टर्मिनल है वहां तक जाएगी और बिना रिफाइनरी मध्य प्रदेश से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में यूपी का स्थान क्या रहा? तो यूपी इसमें सबसे आखिरवें नंबर पे रहा। ये 27 दिसंबर 2021 को इंडेक्स आया था नीति आयोग का। ये बताता है भारत में हेल्थ केयर के मामले में भारत का बेस्ट राज्य कौन सा है। तो केरल इसमें नंबर 1 रहा और यूपी सबसे लास्ट में 19वें नंबर पे इसमें रहा। यह चौथी बार आया था नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसमें टैबलेट, पीसी और स्मार्टफोन बच्चों को बांटे जाएंगे जिससे युवाओं को हम एम्पावर कर सकें। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिजी शक्ति। तो डिजी शक्ति पोर्टल बना है और डिजी शक्ति नाम का मोबाइल ऐप भी बना है, ठीक है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? स्टूडेंट एकेडमिक ईयर 2021-22 के जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। तो डिजी शक्ति जो ऐप है वो बनी है और एक ऐप और बनी है जिसका नाम है डिजी शक्ति अध्ययन। ये ऐप एक बार उन्हें टैबलेट मिल जाएंगे तो डिजी शक्ति अध्ययन ऐप वो इंस्टॉल कर लेंगे पढ़ाई करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमूल का बनास काशी संकुल प्रोजेक्ट, संकुल मतलब होता है क्लस्टर, ये क्लस्टर प्रोजेक्ट 475 करोड़ रुपए में बनाया। ये कहां पे इसका उद्घाटन किया? ये किया वाराणसी में। वाराणसी में किया। बनास डेयरी जो है लगभग 2 लाख किसान इससे जुड़े हैं। तो इन्हीं की एक तरह से ये सर्टिफाइड डेयरी है जो यहाँ पे शुरू की गई है। और यूपी भारत में दूध उत्पादन में नंबर 1 है। भारत का मतलब सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन है वो यूपी में होता है, बस आप याद रखो। परसेंटेज क्योंकि चेंज होते रहते हैं तो परसेंटेज याद रखने में फ़ायदा नहीं है, लेकिन यूपी नंबर 1 है। इवन आपको बताऊं, गेहूं उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। गेहूं यानी वीट उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है और आलू उत्पादन में भी नंबर 1 है, गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनमें यूपी नंबर 1 है। मातृशक्ति महाकुंभ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मातृशक्ति महाकुंभ, राइट। तो याद रखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने लगभग 43 जिले हैं जहां पे टेक होम राशन प्लांट का उद्घाटन किया, ठीक है। मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया और यहां से फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 43 जिलों में टेक होम राशन प्लांट का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सरकार एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना रही है। ये कहां पे बनेगा? ये बहुत ही बड़े स्तर का होगा, लगभग 250 एकड़ जमीन पे बनेगा, जेवर एयरपोर्ट के एकदम पास। तो ये बनेगा नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनेगा ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसे बनाएगी। तो इसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हुई 17 दिसंबर को शुरू हो गई थी। मतलब ये कहाँ पे हुई? ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस इस बार वाराणसी में हुई थी। तो आंसर है वाराणसी और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने इसमें भाग भी लिया था। भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट मतलब होता है जैसे एयरपोर्ट पे विमान उतरता है, हेलीपोर्ट पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा? ये लगभग 9.5 एकड़ जमीन पे बनेगा। सेक्टर
151A नोएडा, तो आंसर है नोएडा। नोएडा में बनेगा, इसमें 43 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगले सवाल पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भवानी डैम बन रहा है? भवानी डैम जो है ये ललितपुर को फायदा करेगा। ललितपुर में 3800 हेक्टेयर जमीन को पानी देगा और 512 करोड़ रुपए में ये बन रहा है, तो आंसर है इसका ललितपुर। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है गंगा नदी यूपी में कहाँ एंटर करती है और कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी बिजनौर में सबसे पहले घुसती है और बलिया से बाहर निकलती है। ठीक है, इसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 594 किलोमीटर लंबा है। ये किसको किससे जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा मेरठ को प्रयागराज से। अगर आप और डीप जाना चाहते हैं, मेरठ के बिजौली गांव से ये प्रयागराज के जूडापुर डंडू गांव को जोड़ेगा। तो ये स्टार्ट होगा NH 334 पे और ख़त्म होगा NH 19 पे। यूपी के 12 जिलों से होकर ये पास होगा और काफ़ी बड़ा एक्सप्रेसवे है। यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा बन जाने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो ये बन रहा है जेवर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकेशन पूछिए यहाँ पे, तो आंसर है जेवर। और अगर पूछें तो 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी, जेवर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से ये हो सकता है। इनफैक्ट ज़्यादातर वेबसाइट ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश का ये जो एयरपोर्ट है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। अच्छा, इसे बनाएगा कौन? इसे जूरिक एयरपोर्ट बनाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक एयरपोर्ट है, वो उसे बनाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो नीति आयोग ने रिलीज करा था, उसमें यूपी का रैंक क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक में तीसरे नंबर पे यूपी है। सबसे गरीब राज्य भारत का बिहार है। बिहार में 50% से ज़्यादा जनता गरीब है। दूसरे नंबर पे जो है वो झारखंड है और तीसरे नंबर पे यूपी है। ठीक है, यूपी में 44.47% जो जनता है वो कुपोषण का शिकार है। और अगर पूछें गरीब कितनी है, तो आपको ये आंसर मार्क करना है 37.79। यूपी में 37.79% जनता गरीब है और 44.47% कुपोषण का शिकार है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इसको हम 3 तरह से नापते हैं, एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक रहन सहन का स्तर। ये 3 चीज़ों में यूपी भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। और अगर यूपी में पूछे सबसे गरीब कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती यूपी का सबसे गरीब शहर है, जिला है मतलब। यहां पे 74.38% जनता गरीब है इन तीनों आयामों पर, स्वास्थ्य, रहन सहन का स्तर और शिक्षा। ठीक है ना, तो श्रावस्ती जो है वो यूपी का सबसे गरीब है। और लखनऊ जो है वो सबसे कम गरीब है। लखनऊ में सिर्फ 12.16% पॉपुलेशन है जो गरीब है, तो लीस्ट पुअर है वो लखनऊ है। एक यंग माउंटेनियर हैं, काफ़ी युवा पर्वतारोही हैं, नीतीश कुमार सिंह, गोरखपुर से हैं ये। इन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। कौन सा पर्वत इन्होंने चढ़ा? तो इन्होंने माउंट पिटालसू की चढ़ाई करी। माउंट पिटालसू कहाँ है? ये मनाली में है, 14,000 फीट की ऊंचाई पे हिमाचल में। तो उसका इन्होंने पर्वतारोहण किया। गोरखपुर से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी पिलर का विमोचन किया। और एक उत्तर प्रदेश का चिड़ियाघर है नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, या प्राणी उद्यान जिसे बोलते हैं, चिड़ियाघर भी बोल सकते हो। उसके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक सेंटिनरी सुवेनियर और साथ ही साथ उन्होंने एक किताब भी रिलीज करी, चित्रों में चिड़ियाघर। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है, आज़ादी से लेके अब तक यूपी में बस 2 ही चिड़ियाघर बने हैं। एक तो है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन और एक है गोरखपुर का चिड़ियाघर। तो बस ये 2 हैं यूपी में। तो नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के 100 साल पूरे हो गए हैं। अभी अभी योगी आदित्यनाथ और हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने
दूरदर्शन अर्थ सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया कहां पे? दूरदर्शन अर्थ सैटेलाइट सेंटर गोरखपुर में। आंसर है गोरखपुर। और बेसिकली क्या है कि इससे यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हो पाएगी, प्रसारण जो है वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा। गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में बनी है, जिसकी नींव रखी थी रामनाथ कोविंद ने, इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो याद रखिए, इसका नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमित शाह ने अभी अभी मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी की नींव रखी कहां पर? उत्तर प्रदेश में कहां पे बन रही है मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी? एक गांव है पुनवारका, सहारनपुर में। तो आंसर है सहारनपुर। 50 एकड़ जमीन पर यह यूनिवर्सिटी बनेगी। राइट। तो मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी से फायदा होगा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली को। अभी अभी 16 बहुत ही दुर्लभ सिक्के वो पुरातत्व विभाग ने खोज निकाले बागपत जिले में। ये कौन से राजा के समय के सिक्के हैं? ये पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनके समय के सिक्के हैं। राजा अनंगपाल देव, पृथ्वीराज चौहान, राजा मदन पाल, राजा राजदेव, तो उनके समय के सिक्के कहाँ मिले हैं? गांव है काठा। काठा गांव जो है बागपत में है, वहां पे ये सिक्के खोजे गए हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, मदर न्यूबॉर्न ट्रैकिंग ऐप। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मंत्र, MANTRA, यानी मदर न्यूबॉर्न ट्रैकिंग ऐप। क्यों किया है ये? इसका क्या लाभ होगा? इससे स्वास्थ्य सुविधाओं की सारी जानकारी मिलेगी सिटीजन्स को, मां को, बच्चे के बारे में सारी जानकारी इससे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गोरखपुर में इनॉग्रेट करे। इसमें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर और रसायन लिमिटेड गोरखपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर और ICMR का रीजनल सेंटर बन रहा है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर, इन प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। ठीक है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड रसायन लिमिटेड गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री बन रही है, उर्वरक इकाई बन रही है। 8,603 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। एम्स बन रहा है गोरखपुर में और ICMR का रीजनल सेंटर जो है वो भी यहां पे बन रहा है। अभी अभी एक पशु मेला लगा बटेश्वर में। तो आपको बताना है ये कौन से महीने में लगता है। यमुना नदी के किनारे आगरा में लगा था बटेश्वर पशु मेला। ये कार्तिक के जो महीने में हर साल लगता है। तो आंसर है हिंदू धर्म में जो कार्तिक का महीना होता है, इसमें जो विभिन्न ऊंट, घोड़े, जो दूसरे पशु हैं, सब वो खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में 6 NIPER हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये अब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से यूपी में कौन सा है। तो जो ये 6 हैं, ये हाजीपुर बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी असम, अहमदाबाद गुजरात और रायबरेली में है। तो रायबरेली वाला भी एक है इनमें से, निपैर, जिसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 सितंबर 2021 को अप्रूवल दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा, सेक्टर 28 में। तो मेडिकल डिवाइस पार्क के बनने से बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरोन शुक्र, इसको एक पिलग्रिमेज की उपाधि दी, यानी कि कहा कि ये एक तीर्थ यात्रा है। तो कहां पे है सोरोन शुक्र? सोरोन शुक्र जो है ये कासगंज जिले में आता है। तो आंसर है कासगंज। और सोरोन शुक्र को अब एक तीर्थ यात्रा का दर्जा दिया गया है। ब्रज का जो इलाका है ना कासगंज, वहां पे ये आता है। इसको हमारे जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उनमें से एक उनका अवतार था वराह अवतार, यानी जो सुअर की, शुक्र की तरह सुअर बन के जब वो आए थे, उन्होंने धरती को डूबने से बचाया था। तो उस अवतार, बेसिकली ये वो जगह है सोरोन शुक्र जहां पे वराह अवतार, जो कि भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, वराह, राइट। तो ये जो अवतार है इसने समाधि ली थी, उनका निर्माण इलाका था ये सोरोन शुक्र। तो अब इसको एक दर्जा दिया गया है एक तीर्थ स्थल का। बाकी रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चली, आप जानते हैं रामायण एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी, बस ये याद रखिए। तो ये सफदरजंग दिल्ली से चलेगी रामेश्वरम तक और फिर वापस आएगी। 19 रात 20 दिन की जर्नी है, 7500 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी।
सफदरजंग दिल्ली से लेकर रामेश्वरम तक, और ये अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर नेपाल वाला, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम, ये सब स्थान को आपस में जोड़ेगी। तो इसमें यूपी के भी काफी सारे आप देख सकते हैं जिनका संबंध भगवान राम के जीवन से है। और एक राम पथ यात्रा ट्रेन ये भी चल रही है भारत में। ये तीसरी चली अभी अभी, कहां से कहां तक? ये चली अहमदाबाद से अयोध्या, अहमदाबाद को अयोध्या से जोड़ेगी। तो जितनी भी रामपथ यात्रा ट्रेन है वो सब अयोध्या को जोड़ती हैं अलग अलग शहरों से। जो पहली रामपथ यात्रा चली थी वो इंदौर को अयोध्या से जोड़ा, दूसरी चली थी जो पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से अयोध्या को जोड़ा, और तीसरी चली अब जिसने अहमदाबाद को अयोध्या से जोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा मिशन शुरू करा है जिसमें महिलाओं को उद्यमी बनाने की कोशिश की जाएगी, उनमें उद्यमिता का कौशल विकसित किया जाएगा? इसका नाम है निर्भय एक पहल। निर्भया एक पहल ये शुरू करा है, और इसमें हर जिले में 75 जिले हैं यूपी में, हर जिले में 1000 महिलाएं, यानी टोटल 75,000 महिलाओं का कौशल विकास किया जाएगा जिससे वो अपना उद्योग शुरू कर सकें। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर किसान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट योजना शुरू करी। इस योजना के तहत कितने किसान उत्पादक संगठन बनेंगे यूपी में? तो ये बनेंगे 2725, 2725, और इससे 27.25 लाख किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा। ठीक है, तो 2725 और 27,25,000 किसानों को इससे फायदा होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक संगठन से कितने किसानों को फायदा होगा, आप कैलकुलेट आसानी से इससे कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इन्होंने उत्तर प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशन हैं जिनको इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 7 इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनेंगे। कौन कौन से? तो ये बनेंगे लखनऊ, बादशाहनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और मनकपुर। ये सातों आप देख लें एक बार, इनके नाम याद रख सकते हैं तो रख लें। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी पीठ कहां पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है? तो ये पीठ बनी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर पीठ स्थापित की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 9 अक्टूबर 2021 को बने हैं राजेश बिंदल जी, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है जो भारत आई थी और उन्होंने ताजमहल और आगरा फोर्ट को विजिट किया था? इनका नाम है मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे फ्रेडरिक्सन ये भारत आई थी अभी अभी, और ताजमहल भी गई थी ये। ठीक है, और ये आगरा के किले में भी गई थी। अभी अभी आपको यह बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो सूरज की किरण और अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रभावित नहीं होता। यह बनाया है उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ने, जो कि कानपुर में है। यह बना किसका है? यह उस नाइलॉन का बना है जो बायोपॉलीमर लिग्निन से बनता है, यानी लिग्निन के बने हुए नाइलॉन से बना है। और ये जो बायोपॉलीमर वाला लिग्निन है ये साउथ अफ्रीका में बनता है। उत्तर प्रदेश का जो सिल्क कंजम्पशन है वो 3000 मैट्रिक टन है। सिल्क उत्पादन कितना है? रेशम का उत्पादन कितना होता है यूपी में? तो ये होता है 300 मैट्रिक टन। 300 मैट्रिक टन। तो ऑब्वियसली यूपी को जो रेशम है वो दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ता है, राइट। तो यूपी में कौन कौन सा सिल्क आपको मिलेगा? आपको मलबेरी सिल्क मिलेगा। मलबेरी सिल्क मतलब शहतूत का जो पेड़ है उस पर जो रेशमी कीड़े पलते हैं उनसे वो सिल्क मिलता है। ये लगभग 44 जिलों में होता है यूपी के। फिर एक होता है टसर सिल्क, ये उतना नहीं होता, मेनली विंध्याचल और बुंदेलखंड के 13 जिलों में होता है। और एरी सिल्क ये 8 जिलों में होता है, जो यमुना नदी के किनारे वाले हैं उनमें होता है। लेकिन यूपी का रेशम कंजम्पशन 10 गुना है, 3000 मैट्रिक टन है, उत्पादन सिर्फ 300 मैट्रिक टन है। आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, आयुध निर्माण बोर्ड, उसको डिसॉल्व कर दिया और लगभग जो हमारी सारी फैक्ट्रियां थी उनको खत्म कर दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। ठीक है, तो टोटल फैक्ट्रियां कितनी थी?
41 फैक्ट्री थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, 41 फैक्ट्री को खत्म करके सिर्फ 7 बन गई हैं। अब ये जो 7 बनी हैं, इनमें से यूपी में कितनी है? 3। तो वो 3 कौन सी हैं? और तीनों कानपुर में, तीनों कानपुर में। तीनों के नाम बता देता हूं। एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया यानी AWE कानपुर में। फिर है ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड, ये टेक्सटाइल बनाती है मेनली। और तीसरी है ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्री कानपुर में है। बाकी कहाँ कहाँ है? एक देहरादून उत्तराखंड, एक पुणे में है, और एक नागपुर में है, और एक अवनी जो फैक्ट्री है ये चेन्नई में। तो कानपुर में 3 है, AWE, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड एंड ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का 254 करोड़ रुपए की लागत से। कुशीनगर वो स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। ये 9वां एयरपोर्ट होगा यूपी का, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इससे पहले कुशीनगर जो है ये तीसरा होगा। अयोध्या और नोएडा ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 9वां एयरपोर्ट होगा। 8वां एयरपोर्ट कौन सा था यूपी का? बरेली एयरपोर्ट जो था वो 8वां था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का नाम, मतलब ये उल्टा करके पूछा है कि कौन से रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, तो याद रखिए ये है फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, और इससे पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम ही पलट के अयोध्या हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया यूपी में? ये 2329 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। तो ये हैं 9 मेडिकल कॉलेज। सिद्धार्थनगर, ईटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। ठीक है, तो ये 9 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, और याद रखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये बनेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी। इसमें बेसिकली क्या है, 64,000 करोड़ रुपए की लागत से 28 प्रोजेक्ट टोटल जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए। तो ये पूछा है कहाँ से किए, तो याद रखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये वाराणसी से लॉन्च किए। 64,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना में, और अभी के लिए 28 प्रोजेक्ट जिनमें खर्चा होगा लगभग 5,000 करोड़, ये सब इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश इन सेतु स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी आई है, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनके विकास के लिए। इस पॉलिसी में वो स्लम्स उनका उद्धार किया जाएगा जिनमें से कम कितने लोग रहते हैं। तो याद रखिए इस पॉलिसी के मुताबिक वो स्लम्स जिनमें कम से कम 300 लोग रहते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी जिसमें कम से कम 300 लोग रहते हैं, उसका विकास किया जाएगा, पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में क्या रैंक थी? लीड्स इंडेक्स, इसमें गुजरात नंबर 1 था। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है रसद, हम एक जगह से दूसरी जगह सामान कितना जल्दी पहुंचा पाते हैं, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, ये सब दिखाता है लॉजिस्टिक इंडेक्स। तो इसमें यूपी जो है वो 6ठे नंबर पे रहा, 6th नंबर पे रहा, और नंबर 1 सिटी है इसमें, नंबर 1 स्टेट है इसमें गुजरात। पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी चेयरमैन है वी विद्यावती, इनके मुताबिक जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसके कुछ अवशेष पाए गए उत्तर प्रदेश में, खुदाई हुई थी, कहां पर ये पाए गए? तो याद रखिए ये जो खुदाई हुई थी ये बदायूं में हुई थी। तो आंसर है बदायूं जिला। यहां पे एक गांव है जलालपुर, वहां पे खुदाई हुई थी, खेड़ा जलालपुर बोलते हैं। तो वहां पे गुप्ता वंश के बाद के समय के कुछ अवशेष जो हैं वो पाए गए हैं। राइट, बदायूं वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो द्रौपदी है उनका जन्म हुआ था बदायूं में, और जब दिल्ली सल्तनत में मामलुक डायनेस्टी का राज था तो बदायूं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। राइट, इल्तुतमिश जो थे सुल्तान बनने से पहले बदायूं के ही इक्तदार थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है बदायूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए और वहाँ पे वो कमला हैरिस से मिले, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से, तो उन्होंने उन्हें क्या गिफ्ट किया? उन्होंने उन्हें बनारसी पिंक मीनाकरी गिफ्ट किया। मीनाकरी बेसिकली इसमें क्या है, एक जो धातु का सरफेस होता है, सतह होती है, उसको मिनरल्स के साथ डेकोरेट किया जाता है। मुगल्स ने इस आर्ट को
इंडिया में मास्टर किया था, और वाराणसी की मीनाकरी को जीआई टैग भी मिला था 2015 में। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जितने भी आईटीआई हैं, मतलब काफ़ी सारे आईटीआई, सारे तो नहीं लेकिन कितने आईटीआई हैं, तो 66 आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उनमें सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इनकी क्षमता कितनी होगी? इनकी क्षमता होगी 40 किलोवाट। 40 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट 66 आईटीआई में यूपी की सरकार लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके आसपास के कितने किलोमीटर का एरिया है जिसे तीर्थ स्थल घोषित कर दिया? तो ये है 10 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस एरिया। ठीक है ना? तो ये अब पूरा का पूरा जो है पिलग्रिमेज एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी ग्रीन फील्ड फूड प्लांट इनॉग्रेट करा, सबसे बड़ा कोसी में, कोसी कला मथुरा में है। कौन सी कंपनी का? ये कंपनी है पेप्सिको। पेप्सिको ने अपना सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड फूड प्लांट लगाया है कोसी मथुरा में। भारत का परफ्यूम सिटी किसे बोलते हैं? यह भी अभी खबरों में था। ये बोलते हैं कन्नौज को। राजा हर्षवर्धन जो है ये उनकी राजधानी थी। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में उनकी राजधानी थी, और कन्नौज इज द आंसर। थारू जनजाति का संग्रहालय बना है, म्यूजियम बना है अभी अभी। आपको बताना है यूपी में कहां बना है। यह बनना शुरू हो गया है। यह पहला ट्राइबल म्यूजियम है उत्तर प्रदेश का और थारू जनजाति को समर्पित है। तो यह बनेगा बलरामपुर में। आंसर है बलरामपुर। थारू जनजाति गोंड जनजाति के बाद यूपी में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आज की तारीख में गोंड सबसे ज्यादा है यूपी में, दूसरे नंबर पे है थारू। राइट। कई वेबसाइट ये भी कहती हैं कि तीसरी सबसे बड़ी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी सबसे बड़ी है थारू जनजाति। और थारू जनजाति को शिक्षा देने के लिए कॉलेज भी बन रहा है जो लखीमपुर खेरी में बन रहा है। लखीमपुर खेरी में थारू जनजाति का एक त्योहार भी है जिसे बोलते हैं बाझर। बाझर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज बिजनौर में बनेगा, उसकी नींव रखी। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? इसका नाम महात्मा विदुर के नाम पे रखा गया है। तो आंसर है महात्मा विदुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा मिहिर भोज जो है उनका बुत मिहिर भोज कॉलेज, वहां पे उसका अनावरण किया। मिहिर भोज राजा के बुत का। ये कौन से जिले में किया? ये किया गौतम बुद्ध नगर, दादरी गौतम बुद्ध नगर। तो आंसर है गौतम बुद्ध नगर। और ये न्यूज में इसलिए भी आए थे राजा मिहिर भोज क्योंकि गुज्जर समाज और राजपूत समाज में ये एक तरह की वो रहती है, विवाद रहता है कि वो किस वंश के थे। गुज्जर वंश कहता है कि वो गुज्जरों के राजा थे और राजपूत वंश कहता है कि वो राजपूत थे। तो अभी कहना मुश्किल है हमारे लिए तो, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। लेकिन मिहिर भोज जो हैं वो ऐसा माना जाता है, किताबों में जो लिखा है वो बता रहा हूं, कि वो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे 9वीं शताब्दी के। और मिहिर भोज ने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। भगवान विष्णु के उपासक थे। राइट, ये भी ध्यान रखिए। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था। काफ़ी लंबा क्रिस्प था, लेकिन कुछ एग्जाम ओरिएंटेड था। ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन में ही 2-2 घंटे लगाए जा सकते हैं ऐसे तो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एग्जाम निकले मेन तो। राइट। तो ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर थे पूरे जून से दिसंबर तक के। एक मैंने वीडियो बनाया था जनवरी से मई तक का, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी और मई और ये वाला वीडियो जोड़ के एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर रहेंगे यूपी के। तो आपको एक साल के करंट अफेयर एक ही जगह मिल जाएंगे। और जो जनवरी फरवरी वगैरह के 2022 के करंट अफेयर हैं वो भी मैं बहुत जल्दी यूपी के अपलोड करूंगा। हमारे यूपी के लिए सारे कोर्सेज भी आते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studiiq.com। और अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग, मैं 7 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे करंट अफेयर स्टूडेंट रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो स्टेट PCS हो या दूसरे एग्जाम SSC, बैंक, PO। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studiiq.com, या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा जो मोबाइल ऐप है उस पर आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लूँगा, क्योंकि मैं यूपी से नहीं हूँ, तो हो सकता है इस वीडियो के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष या कोई स्थान है जिनका उच्चारण मेरे मुंह से गलत निकल गया हो। कोई भी ऐसी अशुद्धि, वाचन अशुद्धि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
और यूपी के बाकी वीडियोज़ में आपसे बहुत जल्दी रूबरू होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।